टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ यूनिट 6 विच इज़ वेव्स। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब आप कहेंगे यूएचएस के जो टॉपिक्स हैं उसमें कहाँ है, तो क्योंकि हमने स्टेशनरी वेव पढ़नी है तो स्टेशनरी वेव बनने का पूरा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देखेंगे, उसके थ्रू जो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं उनको देखेंगे, फिर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग है और फिर स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम है, और लास्ट में जो है वो हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ द स्टेशनरी वेव्स आर रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है, फर्ज कीजिए कि आपके पास ये एक स्लिंग की स्प्रिंग में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस है और ये एक आयरन का सपोर्ट है। तो आयरन इसके मुकाबले में, स्प्रिंग के मुकाबले में डेंसर मीडियम है और ये जो है वो रेयर मीडियम है। तो जब ये पल्स यहाँ इंसिडेंट होती है तो टकराने के बाद इट वुड बिकम, ये जो क्रेस्ट है ये टकराने के बाद क्या बन जाएगा, ट्रफ बन जाएगा। तो क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान आप जानते हैं, इफ दिस इज 0 दिस इज लैम्डा, तो दिस इज लैम्डा बाई 2। तो क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान कितना डिफरेंस होता है, लैम्डा बाई 2 का। तो रूल ये हुआ कि अगर कोई वेव रेयर मीडियम में से ट्रैवल करे और डेंसर मीडियम की बाउंड्री पे टकराए तो टकराने के बाद उसमें जो पाथ डिफरेंस आता है दैट इज लैम्डा बाई 2। और अगर आपने इसका फेज डिफरेंस देखना हो तो कैसे देखेंगे, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो इट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स होगा लैम्डा बाई 2 के। तो फेज डिफरेंस किसका होगा, पाई का। So this is the path difference and this is the phase difference when a wave is reflected, is traveling in a rarer medium and it is reflected at the boundary of the denser medium. लेकिन अगर कोई वेव जो है वो किसी रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकराए डेंसर मीडियम में से ट्रैवल करते हुए, फॉर एग्जांपल ये वही स्लिंग की स्प्रिंग है, लेकिन अब आपने ये जो पल्स ट्रैवल कर रही है ये एक धागा लगा के इसको इस सपोर्ट से बांधा हुआ है, तो ये जो बाउंड्री है इसके एक तरफ अब ये जो है थ्रेड रेयर मीडियम है और ये स्लिंग की स्प्रिंग डेंसर मीडियम है। तो जब ये वाली वेव यहाँ से टकरा कर वापस आएगी, तो जब ये टकरा कर वापस आएगी तो ये सेम टू सेम होगी, इस पर कोई फर्क नहीं होगा। यानी कि इस केस में देयर इज नो फेज चेंज एंड देयर इज नो पाथ चेंज, या इनके दरमियान ना फेज डिफरेंस होगा ना पाथ डिफरेंस होगा। सो अगर मैं कहता हूँ अ वेव आफ्टर इट्स रिफ्लेक्शन, तो मैं ये नहीं कहूँगा मस्ट चेंज इट्स फेज, मैं ये कहूँगा कि इट मे चेंज इट्स फेज। यानी कि डिपेंड करता है कि वेव किस मीडियम से ट्रैवल करते हुए किस मीडियम में जा रही है, तो उसी हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। अगर वो डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर टकरा रही है तो फिर फेज चेंज और पाथ चेंज होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, राइट। सो स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है जी, ये देखें। ये फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये एक सपोर्ट है, ये दूसरी सपोर्ट है, यहाँ से ये स्ट्रिंग है, हमने इसको यहाँ से प्लग किया, ये एक जो है वो एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ या कि क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ और इस सपोर्ट से टकराने के बाद यही क्या बन गया, ट्रफ बन गया। सो इस तरीके से हमारे पास ये बन गई एक स्टेशनरी वेव। तो अगर हमारे पास इस तरह की सीरीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स हों, सीरीज ऑफ लूप्स हो हमारे पास, तो आप जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव एंड इट कंपोज ऑफ n लूप्स। और ये जो पॉइंट्स होते हैं दैट कैन वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, इनको नोड्स बोलते हैं, n1 n2 n3 n4 एंड n5। ये नोड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स दैट इज लैम्डा बाई 2। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। अब इसके अलावा अगर आप इनमें से फेज रिलेशनशिप स्टूडेंट्स देखें तो कुछ चीज़ें हमें पता लगेंगी जो हमें समझना जरूरी है इससे पहले कि हम स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग पढ़ें। सो देखिए हमारे पास ये एक स्टेशनरी वेव है। सो जो आपके पास ट्रैवलिंग वेव होती है या जो प्रोग्रेसिव वेव होती है, उसमें हर एक पार्टिकल जो है उसका एम्पलीट्यूड यानी कि मीन पोजीशन से फासला सेम होता है। तो क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम होता है तो v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट। हर पार्टिकल जब भी मीन पोजीशन से गुजरेगा उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो सेम होगी। दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में इस पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही है। तो क्योंकि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इसलिए हर पार्टिकल जब मीन पोजीशन से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव, व्हाइल मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल पास थ्रू द मीन पोजीशन विल बी सेम इन केस ऑफ ट्रैवलिंग वेव। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स मीन पोजीशन को डिफरेंट टाइम पे क्रॉस करते हैं, जबकि जो स्टेशनरी वेव होती है उसमें तमाम के तमाम पार्टिकल मीन पोजीशन को एक ही टाइम पे क्रॉस करते हैं। यानी कि जिस लम्हे आपको, अगर आप एक रबड़ लेके उसको दोनों हाथों से पकड़ के दांत से पकड़ के खींचें तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको रबड़ सारी हॉरिजॉन्टल मालूम होगी। इसका मतलब है ये वो टाइम है जिसमें सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजर रहे हैं। सो इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल विल पास थ्रू द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, बट ऑल द पार्टिकल when passing through the mean position they will not have the same maximum velocity, क्योंकि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो इसके अलावा अगर आप स्टेशनरी वेव को फॉर्म जो है वो करना सीखें, तो ये अगर आपके पास एक वेव है और ये रिफ्लेक्ट होके आई, यानी कि ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, तो आप इस पॉइंट को देखिए। इस पॉइंट में जो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं ऑन अ सेम वेव, वो क्या होंगे जी। अगर हम देखें कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये कैसे वाइब्रेट करेंगे, ये इस तरफ आएंगे, और ये वाले जो पॉइंट है ये किस तरफ जाएंगे। तो एक सिंगल वेव पर, ये जो ब्लैक वेव है, एक नोड के इधर साइड पर जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। वो क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। जबकि अगर आप दो नोड्स के दरमियान एक ही वेव पर जितने भी पॉइंट्स देखेंगे सारे के सारे क्या हैं, इन फेज है। यानी कि पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ नोड, consecutive point on either side of a single node all the points will be out of phase, while between two consecutive nodes all the points will be in phase। तो इस चीज़ को जो है वो आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक बात याद रखिएगा
कि स्टेशनरी वेव में जो एम्पलीट्यूड मिनिमा होता है वो प्रेशर मैक्सिमा होता है। यानी कि स्टेशनरी वेव में जिस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है यानी कि नोड, वहाँ प्रेशर मैक्सिमम होता है, और जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो प्रेशर मिनिमा होता है, यानी कि वहाँ प्रेशर क्या होता है, मिनिमा होता है। सो द एम्पलीट्यूड मिनिमा इज अ प्रेशर मैक्सिमा, द एम्पलीट्यूड मैक्सिमा इज अ प्रेशर मिनिमा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। इसके अलावा याद रखिएगा कि स्टेशनरी वेव में एक लूप की एनर्जी दूसरे लूप की तरफ ट्रैवल नहीं करती। इस लूप की एनर्जी इसमें ही कन्फाइंड रहती है, इस लूप की एनर्जी इसी में कन्फाइंड रहती है। मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज स्टेशनरी इन स्टेशनरी वेव, तो आप एक तो नोड स्टेशनरी होगी ना, दूसरा इट इज द टोटल एनर्जी दैट इज स्टेशनरी इन स्टेशनरी वेव। इस लूप की एनर्जी इसी में कन्फाइंड रहेगी, इसी लूप की एनर्जी इसी में कन्फाइंड रहेगी। यस, ये जो इस लूप में एनर्जी कन्फाइंड रह रही है, तो जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो एनर्जी पोटेंशियल होगी, और जब मीन पोजीशन पे आएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आएंगे। एनर्जी ऑसिलेट होगी बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो इस लूप की टोटल कांस्टेंट रहेगी, इसी कांस्टेंट रहेगी, एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ वी डील विद द स्टेशनरी वेव, और ये कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे अबाउट द स्टेशनरी वेव जो आपको पता होने चाहिए। अब हम जो है आपकी बुक में 3 टॉपिक्स हैं स्टेशनरी वेव के। सबसे पहले है स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो उसको पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, राइट। सो व्हाट इज स्ट्रेच स्ट्रिंग? स्ट्रेच स्ट्रिंग इज दैट स्ट्रिंग व्हिच इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसको दोनों एंड से खींच के जो है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है। सो लेट अस सपोज मैं इसको मिड पॉइंट से जो है वो प्लग करता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जहाँ से मैं प्लग करके खींच के छोड़ूंगा वहाँ पे हमेशा एंटी नोड प्रोड्यूस होगा, एंड एंटी नोड विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ प्लकिंग, व्हाइल नोड्स विल बी प्रोड्यूस एट द क्लैम्प्ड एंड्स। मैंने ये नहीं कहा कि नोड्स ओनली विल बी प्रोड्यूस एट द क्लैम्प्ड एंड्स, नोड्स दरमियान में और पॉइंट्स पे भी होंगे, लेकिन एट द क्लैम्प्ड एंड्स ऑलवेज नोड्स विल बी प्रोड्यूस। तो यहाँ से ये आपके पास एक लूप बन गया जब आपने इसको L/2 से प्लग किया, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो कितनी होगी, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान वेवलेंथ का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 का। सो यहाँ से जो λ1 है वो आएगा 2L/1, और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे v इक्वल टू f1 λ1, f1 इज इक्वल टू v ओवर λ1, सो v ओवर λ1 इज 2L/1, सो f1 इज इक्वल टू 1 इंटू v ओवर 2L। तो स्टूडेंट कोई भी जो ट्रांसवर्स वेव होती है, बिकॉज ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है वेव, ये कौन सी वेव है, इट्स अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो किसी भी ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है दैट इज f ओवर m, राइट। दिस f इज टेंशन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस m इज व्हाट, मास ओवर लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। और अगर ये वाला फार्मूला ऐसे लिखा होगा, जिस तरह से चैप्टर नंबर 1 में लास्ट एग्जांपल है उसमें डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक में लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर m क्या है, सिर्फ मास है क्योंकि लेंथ ऊपर चली गई। लेकिन अगर ये फार्मूला ऐसे लिखा होगा तो m इज अ लीनियर मास डेंसिटी। सो अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखें आप, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2L इंटू v। हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, तो f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2L, और v की जगह पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं f ओवर m। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये रिलेशन बहुत जरूरी है, इसको हम बाद में देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है। एनीवेज, सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हार्मोनिक। जो ये आपके पास है ये फर्स्ट हार्मोनिक है। एक फार्मूला याद रखिएगा, प्लकिंग लेंथ इज इक्वल टू L ओवर 2n। Here n is the number of loops। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक लूप बनाना है तो मुझे रस्सी को कहां से प्लग करना पड़ेगा, ऐसी प्लगिंग लेंथ, यहां पे n1 रखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा L/2 से प्लग करें। तो अगर मैंने 2 लूप्स बनाने हैं, सपोज यही स्ट्रिंग है और मैंने इसे 2 लूप्स बनाने हैं, तो फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, आंसर क्या आएगा L/4, यानी कि मुझे हाफ के भी हाफ यहाँ से प्लग करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ प्लगिंग एन एंटी नोड विल बी प्रोड्यूस, सो हियर विल बी 2 नोड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2 λ/2 के। याद रखिए एक लूप जो है वो λ/2 का होता है, तो 2 लूप्स क्या होंगे, 2 λ/2 के होंगे। तो यहाँ से आपके पास जो वेवलेंथ आ जाएगी λ2, इट विल बी 2L ओवर 2। सो v इज इक्वल टू f2 λ2, यहाँ से f2 आ जाएगा v ओवर λ2, सो इट विल बी v ओवर 2L/2, सो f2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू v ओवर 2L। सो दिस इज f2। f1 is called the fundamental frequency or the first harmonic, while f2 is called the second harmonic। आप स्टूडेंट जरा गौर कीजिए इन 2 फार्मूलाज पर, एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ 1 या 2 तो लिखा है, लेकिन मैंने स्पीड के साथ 1 या 2 नहीं लिखा। उसकी रीजन ये है कि लाइक जैसे मैंने पहले बताया, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स की वेव की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो टेंशन पे डिपेंड करती है या लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है। बिकॉज आप अगर प्लगिंग पॉइंट चेंज कर लेते हैं तो उससे इन चीज़ों पर फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए स्पीड विल बी सेम, चाहे स्टेशनरी वेव में एक लूप बने, चाहे उसमें 2 लूप बने, एंड सो ऑन। तो स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लूप्स और द पॉइंट ऑफ प्लगिंग। सो अगर आप इसी को कंटिन्यू रखते हुए थर्ड लूप की तरफ जाएं, तो सपोज अगर मैंने 3 लूप बनाने हैं, तो मुझे कहाँ से प्लग करना पड़ेगा, मैं फिर दोबारा इसी तरफ आऊँगा, यहाँ पे मैं 3 रखूँगा, 3 to the 6, तो मुझे L/6 से प्लग करना पड़ेगा, और मेरे पास 3 लूप बन जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो किसके बराबर आएगी, यहाँ पर जो लेंथ होगी वो होगी 3 λ/2, और λ3 आ जाएगा आपके पास 2L/3। तो v इज इक्वल टू f3 λ3, सो f3 विल बी इक्वल टू v ओवर λ3, सो ये आ जाएगा v ओवर 2L ओवर 3, सो f3 इज इक्वल टू 3 इंटू v ओवर 2L। So if we closely look onto the 6 जो है वो फार्मूलाज 1 2 3 4 5 6, तो अब हम जो है जो ये स्टेशनरी वेव्स हैं प्रोड्यूस इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, अब हम इनका जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। तो जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे जी हम, फॉर वेवलेंथ वी कैन राइट इट एज 2L over n, where n is 1 2 3 4 and so on, and for frequency we can write it as n into v over 2L, where n is equal to 1 2 3 4 and so on। देखिए अगर आप n की जगह पे 1 रखेंगे you will get 2L over 1, अगर आप वहाँ n की जगह पे 2 रखेंगे you will get 2L over 2, और अगर 3 रखेंगे तो you will get 2L over 3। इसी तरीके से इस फार्मूले में अगर आप n की जगह पे 1 रखेंगे you will get 1 into v over 2L, अगर n की जगह पे 2 रखेंगे you will get 2 into v over 2L, for 3 you will get 3 into v over 2L।
सो हियर n इज द नंबर ऑफ लूप्स। अच्छा, अगर हम सपोज नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जबकि नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाने से स्पीड कांस्टेंट रहेगी, v। और उसकी वजह क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया कि स्पीड सिर्फ तभी चेंज होगी जब हमारे पास मीडियम चेंज होगा। सो इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग द स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लूप्स और द स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑफ प्लकिंग। इन स्ट्रेच स्ट्रिंग अगर आप देखें विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लूप्स जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करती जा रही है और जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, एक लूप में जो पहला लूप है उसमें कितने नोड्स हैं? 2 और एंटी नोड कितने हैं? 1। दो लूप्स में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 1 2 3 और एंटी नोड कितने हैं? 2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इफ देयर आर n लूप्स देयर आर n एंटी नोड्स बट देयर आर n+1 नोड्स। यानी कि अगर आपसे मैं कहता हूं कि एक स्टेशनरी वेव है उसमें 5 लूप बन रहे हैं तो उसमें कितने नोड्स होंगे? 6। और उसमें कितने एंटी नोड्स होंगे? 5। सो फॉर n लूप्स देयर आर n एंटी नोड्स एंड देयर आर n+1 नोड्स। और प्लीज कीप इन माइंड ये जो फार्मूलाज हमने जनरल फार्मूलाज लिखे हैं। सो दिस वाज ऑल द मैथमेटिक्स ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्टेशनरी वेव्स in the air column, stationary wave in air column. So we have two types of air column. एक है open ended pipe which is open at both ends और दूसरा है closed end pipe। और जब मैं कहता हूं कि closed pipe तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों तरफ से close है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक तरफ से close है और वो दूसरी तरफ से open है। So सबसे पहले हम देखेंगे open pipe को, stationary wave in an open pipe। and when I say open pipe तो open pipe का मतलब है open at both ends। सो दिस इज द पाइप। इसके अंदर क्या है? हवा। हवा क्या है? गैस। क्या गैस में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं? नहीं। तो फिर हम फर्स्ट नोड के लिए ये डायग्राम क्यों बनाते हैं? इसमें तो हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स लग रही हैं, जबकि हमने तो कहा कि गैस में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। दरअसल ये बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ कि जो एयर कॉलम होता है उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मैथमेटिक्स को समझना, उसकी ज्योमेट्री को कंसीडर करना थोड़ा सा टफ होता है। यानी कि सेंटर ऑफ कंप्रेशन से अगली सेंटर ऑफ कंप्रेशन तक के फासले को हम बोलते हैं एक वेवलेंथ, तो वो फिर जज करना डिफिकल्ट हो जाता है। और ट्रांसवर्स वेव में तो हमें पता है ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ द बेटर ज्योमेट्री वी डील, हम उसकी डायग्राम को ट्रांसवर्स कंसीडर करते हैं। अदरवाइज जो इसमें वेव प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स, राइट। सो फर्स्ट फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक आप देख सकते हैं कि वी हैव v इज इक्वल टू, इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं कि लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट कितना होता है? λ/2। सो लेंथ विल बी इक्वल टू 2l/1, वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 2l/1। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2। v ओवर λ2 क्या है जी? 2l/1 है। तो f2 किसके बराबर आ जाएगा? 1 इंटू v ओवर 2l। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द बेसिक वेवलेंथ, फंडामेंटल वेवलेंथ, राइट। सो इफ वी गो टू द नेक्स्ट फेज, सो हमारे पास ये होगा, इट विल बी λ/2 एंड λ/2। सो लेंथ विल बी इक्वल टू 2λ/2, जो यहाँ लिखा होगा वो इसको उधर लिख दें तो यह आएगा 2l/2। सेकंड नेक्स्ट वेवलेंथ इज 2l/2 एंड v इज इक्वल टू f2 λ2, f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2, v ओवर 2l/2। सो f2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू v ओवर 2l। सो दिस इज द सेकंड हार्मोनिक। सिमिलरली इफ यू गो टू द थर्ड हार्मोनिक, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे सो यू विल गेट λ/2 एंड λ/2। स्टूडेंट आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो जहाँ से आप क्लैंप करेंगे स्ट्रेच स्ट्रिंग को वहाँ हमेशा एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो ओपन एंड है वहाँ हमेशा एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। सो एन एंटी नोड विल बी प्रोड्यूस एट द ओपन एंड व्हाइल नोड विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस एट द क्लोज्ड एंड, जो कि हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। सो यहाँ पर जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 3 λ/2 एंड λ3 इज इक्वल टू 2l/3 और v इज इक्वल टू f3 λ3। सो λ3 विल बी इक्वल टू, सो f3 विल बी इक्वल टू v ओवर λ3, सो v ओवर 2l/3, f3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू v ओवर 2l। सो वंस अगेन टाइम टू राइट द जनरल एक्सप्रेशंस। अब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो वेवलेंथ है λn, इट इज 2l ओवर n, वेयर n इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जो फ्रीक्वेंसी है वो है n इंटू v ओवर 2l, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है। सो अगर आप इफ यू क्लोजली लुक एट दी मैथमेटिक्स ऑफ द ओपन पाइप तो इट रिजेंबल्स विद द मैथमेटिक्स ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग में भी हमारे पास जो वेवलेंथ थी उसका जनरल फार्मूला ये था 2l/n और जो फ्रीक्वेंसी थी उसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या था? n इंटू v ओवर 2l। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हार्मोनिक्स ऑफ द ओपन पाइप रिजेंबल विद द हार्मोनिक्स ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक और चीज गौर कीजिए आप, और वो है n की वैल्यू। लुक एट द वैल्यू ऑफ n, इट इज 1 2 3 4 5, मीन स्पेस में 2 4 6 यानी कि इवन हार्मोनिक्स भी हैं एंड 1 3 5 7 इसमें ऑड हार्मोनिक्स भी हैं। सो ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम आगे पढ़ेंगे क्लोज पाइप। सो जो ओपन पाइप है और जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उन दोनों के हार्मोनिक ना सिर्फ रिजेंबल करते हैं बल्कि दोनों केसेस में जो आपके पास इवन हार्मोनिक्स हैं यानी कि 2 4 6 वो भी अवेलेबल हैं और ऑड हार्मोनिक्स यानी कि 1 3 5 7 भी अवेलेबल हैं, राइट। अच्छा, इसमें कोई फर्क है? फर्क इसमें एक लाजमी है। आपने देखा था स्ट्रेच स्ट्रिंग में इफ देयर वर n लूप्स, इफ देयर वर n हार्मोनिक्स तो n+1 नोड होते थे और n एंटी नोड होते थे। यहाँ पर देखें फर्स्ट हार्मोनिक में 2 एंटी नोड है और 1 नोड है, सेकंड हार्मोनिक्स में 3 एंटी नोड है और 2 नोड है। सो इन केस ऑफ ओपन पाइप इफ देयर आर n हार्मोनिक्स then there are n nodes and n+1 एंटी नोड्स। जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उससे उलट है ये बात, अदरवाइज जो मैथमेटिक्स है सबकी वो क्या है जी? वो सेम है। सो दिस वाज द स्टेशनरी वेव इन द ओपन पाइप। सो नाउ लेट अस डिस्कस द स्टेशनरी वेव इन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप।
तो ये जो क्लोज पाइप होता है, जो एंड क्लोज होता है, उसमें हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है जी? उसमें हमेशा नोड प्रोड्यूस होता है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड एंड नोड इज λ/4। सो लेंथ इज λ/4, सो λ1 इज 4l/1। तो v इज इक्वल टू f2 λ टू f1 λ1। सो f1 विल बी इक्वल टू v ओवर λ1। सो v ओवर λ1 क्या है जी? 4l/1 है। तो f1 इज इक्वल टू 1 इंटू v ओवर 4l। सो ये रही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप और ये रही फंडामेंटल वेवलेंथ। स्ट्रेट वे अगर आप देखें तो क्लोज पाइप की फंडामेंटल वेवलेंथ डबल है। उसकी थी 12/1, इसकी है 4l/1। तो फंडामेंटल वेवलेंथ इन केस ऑफ क्लोज पाइप इज डबल इन केस ऑफ द फंडामेंटल वेवलेंथ ऑफ द ओपन पाइप। और फ्रीक्वेंसी देखिए वहां पर f1 क्या थी? v ओवर 2l थी। तो यहाँ पे v ओवर 4l है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है f1 ऑफ द क्लोज पाइप इज इक्वल टू हाफ ऑफ द f1 ऑफ द ओपन पाइप। 1 C मीन्स क्लोज, O मीन्स ओपन। तो ये बात आपने जो है वो ज़हन नशीन कर लेनी है, बिकॉज ये एमसीक्यूज में काम आएगी आपके। सो दिस वाज द फर्स्ट हार्मोनिक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हार्मोनिक। नेक्स्ट हार्मोनिक में आपके पास ये सूरत हाल होगी जी। सो दिस इज λ/4, दिस इज λ/4, दिस इज λ/4। सो लेंथ इज इक्वल टू 3 λ/4। तो यहाँ से λ2 जो सेकंड वेवलेंथ है, इट विल बी 4l/3। और सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? f2 λ2। f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2, इट इज v ओवर 4l/3। सो f2 इज इक्वल टू 3 into v over 4l. This was f2 and kindly look at this digit 3. 1 के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए अगले हार्मोनिक में, देखिए उसमें क्या होता है। सो उसमें आप ये देखेंगे ये λ/4, 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 λ/4 एंड λ/4। सो लेंथ इज इक्वल टू 5 λ/4। तो जो थर्ड वेवलेंथ है आपके पास वो कितनी है? 4l/5 है। एंड सिमिलरली जो आपके पास थर्ड फ्रीक्वेंसी है, इट विल बी v over λ3, so v over 4l/5। so f3 will be equal to 5 into v over 4l. look at that, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5। so जो जनरल फार्मूला है वेवलेंथ का वो हम लिखेंगे 4l/n, where n is 1, 2, 1, 3, 5, 7। और जो जनरल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का है वो हम लिखेंगे nv over 4l, where n is 1, 3, 5, 7 and so on। तो हम कह सकते हैं कि इन क्लोज पाइप का मतलब ये नहीं कि दोनों एंड से क्लोज होगा। क्लोज पाइप का मतलब ये है कि एक एंड से क्लोज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्लोज पाइप ओनली 1, 3, 5, 7 ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर अवेलेबल, नॉट इवन हार्मोनिक्स। तो अगर मैं आपको एक एमसीक्यू देता हूं कि विच वन इज रिचर इन हार्मोनिक्स, ऑप्शन ए ओपन पाइप, ऑप्शन बी स्ट्रेच स्ट्रिंग, ऑप्शन सी बोथ हैंड बी एंड ऑप्शन डी क्लोज पाइप, तो ऑप्शन सी आएगा बोथ हैंड बी, क्योंकि दोनों हार्मोनिक्स में रिचर हैं, क्योंकि उनमें इवन हार्मोनिक्स भी हैं और ऑड हार्मोनिक्स भी हैं। जबकि जो क्लोज पाइप है उसमें सिर्फ आपके पास देखिए 1, 3, 5, 7 उसमें आपके पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स अवेलेबल हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अब जब न्यूमेरिकल आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको एक इक्वेशन बड़ा हेल्पफुल रहती है। मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आपको पहले तो डिटेल से गाइड कर दूँ, फिर हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखें कि व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन पाइप या स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो हम कहते हैं कि Fn इज इक्वल टू n इंटू वी ओवर 2l। सो Fn इज इक्वल टू n, ये जो v ओवर 2l है ये क्या है? ये F1 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब n की जगह 1 रखिए, क्या आ गया? F1। n की जगह पे 2 रखिए, क्या आ गया? 2F1। n की जगह पे 3 रखिए, क्या आ गया? 3F1। 4 रखिए, क्या आ गया? 4F1। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड द सेकंड हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड द थर्ड हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड द फोर्थ हार्मोनिक। अच्छा, एक होता है ओवरटोन। ओवरटोन जो है वो क्वालिटी ऑफ साउंड को डिटरमाइन करता है। तो अगर एक ही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ गिटार और सितार दोनों से आ रही हैं तो जो ओवरटोन है वो डिफरेंट होंगे और वहीं से फिर आप दोनों का सोर्स डिफरेंट पहचान लेंगे। सो जो ओवरटोन होता है वो सेकंड से स्टार्ट होता है। सो जो सेकंड हार्मोनिक है दैट इज बेसिकली दी फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलरली जो थर्ड हार्मोनिक है दैट इज बेसिकली दी सेकंड ओवरटोन। तो इसी तरीके से ये क्या होगा? ये थर्ड ओवरटोन होगा, फोर्थ हार्मोनिक। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि F1 50 हर्ट्ज है, सबसे F1 इज 50 हर्ट्ज। सो F2 कितनी होगी? 100। F3 कितनी होगी? 150। F4 कितनी होगी? 200। यानी कि 50, 100, 150 एंड 200 हर्ट्ज में ये फ्रीक्वेंसीज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी स्ट्रेच स्ट्रिंग या एक ऐसा ओपन पाइप जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसमें यही फ्रीक्वेंसीज इसी स्टाइल से ही प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब इस पाइप में आप 75 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और अगर आपको करनी है तो देन यू हैव टू चेंज दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी जी? 1/2l F/m²। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि जी एक ऐसी जो है वो साउंड हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 225 हर्ट्ज हो, मैं सुनूँ, तो 225 हर्ट्ज तो इस रीजन में नहीं आएगी। 200 के बाद तो 40, 250 आ जाएगी। सो मैं कैसे 225 ले सकता हूँ? मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कितना कर देता हूँ जी? 75 कर देता हूँ। कैसे करूँगा? इसको खींच के तार को मजीद खींच दूंगा या उसकी मैं डेंसिटी कम कर दूंगा, उससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ के 50 से 75 होगी तो 75 के बाद अगली क्या होगी? 75 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 150, और तीसरी क्या होगी? 75 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 225 आ जाएगी। सो अगर आपने सीरीज से हटना हो तो फिर यू हैव टू चेंज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सेकंड ओवरटोन मालूम करें, तो देखें सेकंड ओवरटोन जो है बेसिकली वो थर्ड हार्मोनिक होता है। तो यहाँ 50 रखेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। सो आई होप कि आप इसको जो है वो समझ चुके होंगे। और अगर ये क्लोज पाइप है तो जो सेकंड हार्मोनिक है दैट इज 3F1 और थर्ड हार्मोनिक इज 5F1 एंड द फोर्थ हार्मोनिक इज 7F1। तो अगर मैं कहता हूं कि आपके पास एक क्लोज पाइप है और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और उसका सेकंड ओवरटोन मालूम करें, तो देखिए सेकंड ओवरटोन इज 5F1, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। तो इट विल बी 50 मल्टीप्लाई बाय 5 वो 250 हो जाएगा। So I hope you have understood that how we can use this formula Fn is equal to nF1 for stretch string, for open pipe or for closed pipe. So this was all about today's lecture, and now let us do some practice of MCQs जो हमने आज पढ़ा, हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
क्योंकि ये जो आपने आज स्टेशनरी वेव्स पढ़ी हैं तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनको जरा गौर से देखिएगा। तो पहला एमसीक्यू देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू इज इन स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स पासिस थ्रू द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली बट विद द डिफरेंट स्पीड। ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि दो नोड्स के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये स्टेशनरी वेव है तो कोई से दो नोड्स के दरमियान जितने भी पॉइंट हैं वो मीन पोजीशन को एक ही टाइम पे क्रॉस करेंगे, तभी तो वो वेव्स आपको वो जो रबड़ है वो सीधी नजर आती है। तो मैंने आपको पहले एग्जांपल समझाई थी। सो बट देयर स्पीड विल बी डिफरेंट, वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, क्योंकि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यानी कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला डिफरेंट है। प्रोग्रेसिव वे में ये सेम होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो v0 इज इक्वल टू ओमेगा x0, अगर ये डिफरेंट है तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। Similarly, next question आप देखिएगा, and the question is at a certain instant a stationary transverse wave is found to have maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy कब होगी, जब सारे के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजर रहे होंगे, और फिर उस वक्त क्या होगा, you will observe a straight line. So delta option will be the right option for this question. Next question देखिएगा, a standing wave having 3 nodes and 2 antinodes. ये कौन सी वेव बनेगी, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग वाली बनेगी। इसमें भी एक नोड ज्यादा होता है, आपको बताया था, और जितने इसमें एंटीनोड्स होंगे उतने लूप बनेंगे। तो कितने एंटीनोड्स हैं, 2, तो इसका मतलब है कितने लूप बन रहे हैं जी, 2। ये सो क्वेश्चन है कि a standing wave having 3 nodes and 2 antinode is formed between the two atoms having a distance of 1.21 angstrom between them. The wavelength of the standing wave is, so wavelength क्या होगी, देखिए जो एक wavelength है उसमें दो लूप आते हैं। इन दो एटम्स के दरमियान जो फासला है वो 120, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है जी, 1.21 एंगस्ट्रॉम का। हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। तो देखिए जो यहाँ पर लेंथ है किसके बराबर है, 2 λ/2 के बराबर है। सो दिस लेंथ इज 1.21 एंगस्ट्रॉम, 2 से कट गया तो इसका मतलब है कि लैम्डा भी कितना है, 1.21 एंगस्ट्रॉम। वैसे भी याद रखिए कि दो लूप मिलाकर, ये देखो दो लूप मिलाकर एक वेवलेंथ बनती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज 1.21 एंगस्ट्रॉम, सो एज द वेवलेंथ। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1.21 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a wave of frequency 100 Hz is sent along a string towards a fixed end. When this wave travels back after the reflection, a node is formed at a distance of 10 cm from the fixed end of the string. The speed of the incident and reflected wave. तो एक बात तो याद रखिएगा कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड सेम रहती है। दूसरा देखिए, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 Hz और हमने स्पीड मालूम करनी है। क्वेश्चन में कहता है कि when this wave is travels back after the reflection, a node is formed at a distance of 10 cm from the fixed end. यानी कि ये वेव गई होगी, रिफ्लेक्शन के बाद जब वापस आई है तो फिक्स्ड एंड से 10 सेंटीमीटर के फासले पर एक नोड बना। यानी कि जो बेसिकली जो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स है वो कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर होता है, ये λ/2 के बराबर होता है। इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू 12। सो ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जिसको आप 0.2 मीटर लिख सकते हैं। सो v इज इक्वल टू f लैम्डा, अगर हमने v मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी इज 100 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इज 0.2, सो द स्पीड विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज two waves are approaching each other with a velocity of 20 meter per second and frequency n. The distance between two consecutive nodes is, तो distance between two consecutive nodes होता है λ/2, तो हमने वो मालूम करना है। जबकि जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, n है। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो यहाँ पर हम n लैम्डा लिखेंगे, तो लैम्डा आ जाएगा v ओवर n, जबकि v कितना दिया हुआ है, स्पीड कितनी दी हुई है आपको 20, सो लैम्डा आ गया 20/n। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes, और वो कितना होता है, वो λ/2 होता है। तो अगर ये लैम्डा है 20/n, तो इधर भी डिवाइड बाय 2 कर दें, इधर भी डिवाइड बाय 2 कर दें, तो λ/2 किसके बराबर आ जाएगा, द आंसर विल बी 10/n। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Once again about a stretch string, a stretched wire of length 1 meter is clamped from its both ends. What is the 3 longest wavelength in which the given wire can vibrate? देखिए स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेवलेंथ का जो जनरल फार्मूला होता है वो 2l/n होता है। तो जो 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, यहाँ पर लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो फिर ये फार्मूला क्या आ गया, 2/n। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब n मिनिमम होगा। n की सबसे कम वैल्यू क्या होगी, 1। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, λ1 कितना आ जाएगा, 1 मीटर, 2 मीटर। अगली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए होगी, तो जब ये 2 रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। अगली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n की जगह पे क्या रखेंगे जी, 3 रखेंगे। जब ये 3 रखेंगे तो फिर λ3 कितना आ जाएगा, 2/3, 0.67 मीटर। सो जो सीरीज बनेगी वो आपके पास कौन सी बनेगी, ऑप्शन डी, दैट इज 2 मीटर इज द लॉन्गेस्ट, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट इज 1 मीटर एंड नेक्स्ट लॉन्गेस्ट इज 0.67 मीटर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि string of length L is clamped at each end and vibrates in a standing wave pattern. The wavelength of the constituent traveling waves cannot be. देखिए जो वेवलेंथ का जनरल फार्मूला हमने भी पढ़ा वो था λn इज इक्वल टू 2l/n। तो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ कब आएगी, फॉर मैक्सिमम लैम्डा वी कैन पुट n इज इक्वल टू 1। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ सकती है वो आ सकती है 2l। 2l से बड़ी वेवलेंथ नहीं आ सकती, 2l से छोटी तो आ सकती है जब आप n की वैल्यू को बढ़ाएंगे, लेकिन 2l से बड़ी वेवलेंथ नहीं आ सकती। सो द वेवलेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रैवलिंग वेव कैन नॉट बी डी ऑप्शन, 4l, बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 2l। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज an open organ pipe is suddenly closed with the result that the second overtone of the closed pipe is found to be higher in frequency by 100 Hz than the first overtone of the original pipe. The fundamental frequency original pipe की। अब जरा इस सवाल को ब्रेक करते हैं हम। सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए कि द सेकंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप क्या होता है। क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Fn इज इक्वल टू NV ओवर 4l, और n की वैल्यू क्या होती है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। फॉर सेकंड ओवरटोन के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, तो n की वैल्यू को 5 रखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 5v over 4l। ओके, सो दैट वाज द सेकंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप। आगे देखें, इज फाउंड टू बी हाई इन फ्रीक्वेंसी बाय 100 हर्ट्ज, इसको बाद में देखेंगे। देन द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल पाइप, और ओरिजिनल पाइप कौन सा है, ओपन है। तो ओपन पाइप के लिए क्या जनरल फार्मूला होता है, NV over 2l। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है,
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप क्या होगा, ये देखो सेकंड ओवरटोन इज द फर्स्ट, सेकंड हार्मोनिक इज द फर्स्ट ओवरटोन, तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे फॉर द फर्स्ट ओवरटोन, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2v/2l या v/l। अब वो स्टेटमेंट में हमें कहता है कि सेकंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप यानी कि 5v/4l इज फाउंड टू बी हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 100 हर्ट्ज, यानी कि अगर आप इसको इसके बराबर रखना चाहते हैं तो इसमें 100 हर्ट्ज ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। तो फिर आपने क्या मालूम करना है जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की। अगर यहाँ पे आप n की जगह 1 रख दें तो आपने सिंपली v/2l मालूम करना है। तो सबसे पहले तो v/l मालूम कर लें, ये आ जाएगा आपके पास, इसको अगर सॉल्व करेंगे 5v/4l माइनस v/l इज इक्वल टू 100, सो एलसीएम आ गया आपके पास 4l, तो ये आ जाएगा 5v माइनस 4v इज इक्वल टू 100, से ये आ जाएगा v/4l इज इक्वल टू 100। सो दोनों तरफ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो v/2l विल बी इक्वल टू 200, और यही हमने मालूम करना था, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 200 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट द ऑर्गन पाइप, हम इसको डिस्कस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 इन एयर। सो f0 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि v/2l है। द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इनटू वाटर सच दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड वाटर। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, या जो L होती है ना, ये लेंथ ऑफ द एयर कॉलम है। इस वक्त अगर गिलास खाली है तो ये गिलास की जो लेंथ है ये सारी की सारी हम इधर पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस गिलास में आधा पानी भर गया है तो अब जो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम है वो क्या रह गई है, वो हाफ रह गई है। अब वो इसकी जगह पुट करेंगे। तो क्वेश्चन ये था, द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इनटू वाटर सच दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड वाटर। अब देखें, जब ट्यूब को आपने डिप किया वाटर में, जैसे ही आपने ट्यूब को डिप किया, इसका मतलब है ट्यूब का एक एंड क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अब ये क्या बन गई, क्लोज्ड एट वन एंड ऑर्गन पाइप बन गया, और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि v/4l होती है। द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इनटू वाटर, जैसे डिप की फ्रीक्वेंसी यहां से ये हो गई। उसके बाद आगे देखो क्या कहता है, सच दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड वाटर। तो अगर आधी लेंथ पानी में है तो हवा एयर कॉलम की लेंथ कितनी होगी, l/2 होगी, ठीक है जी। तो फिर ये क्या आ जाएगा, सिंपली 2v/4l, वो फिर क्या आ जाएगा v/2l। इसका मतलब अगर पहले फ्रीक्वेंसी f0 थी, अब भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f0 ही होगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज एन ओपन पाइप रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, यानी कि जो ओपन पाइप अगर रेजोनेट कर रहा है तो ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 500 हर्ट्ज ही है। रेजोनेट तो भी करेगा जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इट इज ऑब्जर्व दैट 2 सक्सेसिव नोड्स आर फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर एंड 46 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 2 सक्सेसिव नोड्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा हुआ है 46 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओपन एंड। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि ये ओपन एंड था तो एक नोड बना इससे 16 सेंटीमीटर पर और एक बना 46 पर, तो हमने स्पीड मालूम करनी है, राइट। तो स्पीड आप जानते हैं कि स्पीड इज v इक्वल टू f लैम्डा, वो हमारे पास f लैम्डा होती है। तो लैम्डा कितना है यहाँ पर, क्या मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स जो λ/2 होता है वो है 46 माइनस 16, वो कितना है जी 30 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर तो लैम्डा कितना होगा 60 सेंटीमीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 0.6 मीटर लिख सकते हैं। सो इफ दिस इज लैम्डा तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है जी 500 है, मल्टीप्लाई बाय 0.6, सो 500 मल्टीप्लाई बाय 6/10, ये से कैंसिल आउट हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इक्वल टू बीटा, विच इज